and I am thanks to DG Sai, President IKCA, Secretary General IKCA and किशोर सर, कि जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा कि कोविड-19 के टाइम में जब सब बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, सब आराम से कर रहे हैं, तो उस वक्त भी वो कोचिंग के कुछ टिप्स ले सके एंड इट्स वेरी गुड फॉर कोचेज आल्सो। जैसा कि मेरा टॉपिक है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियन कैनोइंग इन वर्ल्ड अरीना। ये जो साई ने स्टार्ट करा है, आप सब ने फेडरेशन ने मिलकर ये कोर्स जो स्टार्ट करा है, इसका मेन मोटो क्या है कि इंटरनेशनल एरिना में हम जाके कुछ करें। नेशनल में तो सब कर ही रहे हैं, हमारी नेशनल हर साल टाइम से होती है, नेशनल में बहुत सारे इंडिया के बच्चे आते हैं, मेडल लेके जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एरिना में हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आप सबको थोड़ा सा ही बता दूंगा कि जो हमारे ओपोनेंट टीम्स हैं, उनके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज उनके पास है जो हमारे पास नहीं है, और क्या हमारे पास है जो उनके पास नहीं है, तो हम कैसे compete करेंगे उनसे। सो स्लाइड नेक्स्ट। सबसे पहले कैनोइंग कायाकिंग के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। वैसे सभी को पता है, इंट्रोडक्शन का कोई ज्यादा मैं वो नहीं बात करना चाहूंगा आपके, क्योंकि ऑल आर एजुकेटेड। कयाक और कैनो दो तरह की रेसेस होती हैं। मेन इंटरेक्शन है कि कैनोइंग कायाकिंग में कंपोनेंट क्या क्या चाहिए। कैनोइंग कायाकिंग स्टार्ट करने के लिए 5 कंपोनेंट मेन जरूरी है। सबसे पहले तो पानी जरूरी है, उसके बाद आपके क्लब या इंडिविजुअल पैडलर के लिए बोर्ड जरूरी है, पैडल बहुत जरूरी है, विंड और एथलीट। ये पांचों चीजें तो सबसे पहले होनी चाहिए, उसी के बाद हम कैनोइंग कायाकिंग की आगे बातें कर सकते हैं कि कैनोइंग कायाकिंग को किस तरीके से शुरू करा जाए, क्या करा जाए। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही, देन वी गो फॉर ए नेक्स्ट, क्योंकि काफी सारी बातें हैं, टाइम हमारे पास कम है। नेक्स्ट सर। टाइप्स ऑफ कैनो स्प्रिंट रेसेस, सेम अगेन, क्योंकि सभी प्लेयर्स को पता है कि कैनोइंग कायाकिंग का दो चीज है, कैनोइंग एंड कायाकिंग। कायाकिंग और कैनोइंग के बारे में ब्रीफली बात नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को पता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बोर्ड्स, हाउ यू आर सिटिंग इन अ नीलिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। सो मैं रिक्वेस्ट नेक्स्ट। थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। कैनोइंग कायाकिंग वर्ल्ड में 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद ओलंपिक्स में इसको इंक्लूड करने की बात हुई, तो ओलंपिक्स में इसके दो ही गेम को इंक्लूड किया, कयाक्स और कैनो। और फर्स्ट ओलंपिक्स में 1936 के अंदर इसको इंक्लूड करा गया। और 1936 में जब इसको इंक्लूड करा गया, द फर्स्ट रेस ऑफ कैनो, एक्सक्यूज मी, मैं सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं, वो कृपया थोड़ी देर बाद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में स्लाइड्स के भी ऊपर आ रहा है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कैनो कयाक की जो सबसे पहले रेसेस हुई उनको स्प्रिंट कहते थे, और उसके बाद हेड टू हेड रेसेस का नाम दिया गया। हिस्ट्री में तो और भी काफी है। कयाकिंग सबसे पहले वेल हंटिंग के लिए यूज करी जाती थी। कैनोइंग स्टार्टेड फ्रॉम कनाडा। अलग अलग कंट्रीज की अपनी हिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे रामायण काल से ही कैनोइंग का स्टार्ट था, तो वो काफी ब्रीफ है, हिस्ट्री के बारे में सभी जानते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया हिस्ट्री के बारे में। सो वी गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। प्रजापति सर, नेक्स्ट। कैनोइंग कायाकिंग जब शुरू हुई थी तो ओवरऑल एथलीट्स का एक कोटा दे दिया गया था पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज को, ओलंपिक्स में कि आपके भी 246 प्लेयर रहेंगे ओवरऑल। टोटल कैपेसिटी ऑफ प्लेयर 246 की रखी गई। 246 के अंदर उन्होंने 158 मेन का कोटा दिया और 88 वुमेन का। हर कंट्री को 18 एथलीट्स की एक लिमिट दी गई कि आपके 12 मेन और 6 वुमेन। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, जो जो क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉन्टिनेंटल एशियन के थ्रू, जो क्वालिफाई करेंगे वो केवल उन्हीं को कॉल करेंगे। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट कोटा ये है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि वहां कितना कोटा है, हमें कितना मिल सकता है, हमारा कितना राइट बनता है। नेक्स्ट सर।
आईसीएफ के बारे में सभी जानते हैं, हमारा हेडक्वार्टर कह लो या इंटरनेशनल कनो फेडरेशन जो हमारी है, जिसके अंडर हम सभी आते हैं, आईकेसीए या कॉन्टिनेंटल फेडरेशन। इसको 1924 में एस्टेब्लिश किया गया था डेनमार्क के अंदर, और उस वक्त ज्यादा नहीं, 4 नेशनल फेडरेशन थी इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, टोटल 19 मेंबर्स हुआ करते थे इसके। और आज ये आईसीएफ 160 नेशनल फेडरेशंस के साथ है, और लुजैन में इसका हेडक्वार्टर है आज। लास्ट 2006 से लेके अभी तक लुजैन में है, तकरीबन 14 साल हो गए। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर 1976 में जो फर्स्ट ऑफिशियल हेडक्वार्टर बना था इसका बुदापेस्ट में था, 2000 से फिर वो लुजैन में है। नेक्स्ट सर। अब बात करते हैं, हिस्ट्री की बात हो गई, अब कैनोइंग का हाइकिंग का इंडिया में क्या रहा है स्टेटस, कब से शुरू हुई, क्या कुछ हुआ, और साथ साथ में क्लब्स है इंडिया के अंदर जितने, मैं उनके बारे में सबको बताऊंगा कि ये कौन से क्लब हैं, कैसी उनकी वर्किंग है, तो तकरीबन सभी कोचेज उसको देखें। कैनोइंग 1986 में इंडिया में सबसे पहले शुरू हुई। कैनोइंग कायाकिंग के बारे में आपको बता दूं, ये एसएजी एरिया गेम्स के अंडर आती है। एसएजी मतलब स्पेशल एरिया गेम्स। कैनोइंग कायाकिंग ऐसा गेम है, हम इसको कहीं भी स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे एथलेटिक्स है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, यू कैन स्टार्ट एनीवेयर। लेकिन कैनोइंग कायाकिंग के लिए एक आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए। जब तक आप सिस्टम मतलब लेक, बोट, पैडल, एथलीट, वाटर, तो जब तक वो नहीं होगा आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको स्पेशल एरिया गेम्स के अंदर रखा गया। साई ट्रेनिंग सेंटर सबसे पहले अंडमान निकोबार और एलएफपी केरला के अंदर इसको एस्टेब्लिश करा गया। अंडमान निकोबार को जो साई सेंटर है वो हमारा बहुत अच्छा सेंटर था, वहां से बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट निकले हैं। जॉनी रोमल जैसे इंटरनेशनल एथलीट जिनका नाम तकरीबन सभी प्लेयर्स जानते हैं, वो अंडमान निकोबार सेंटर ने दिया है। लेकिन आज की तारीख में मैं इसके ड्रॉबैक्स भी बता सकता हूं कि आज की तारीख में उस सेंटर में कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पा रही है, फेडरेशन कुछ नहीं कर पा रही है, या कोचेज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी आपको लाइटली बताता रहूंगा कि किस सेंटर में क्या हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। अंडमान निकोबार सेंटर के अंदर आज वो वर्किंग नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। एक बार वहां काफी प्रॉब्लम्स हुए थे, वो पूरा सेंटर टूट गया था, उसके बाद दोबारा स्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद वो सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है। सो मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फेडरेशन वहां पर कुछ करें, क्योंकि वहां के लोग जो पहले इंटरनेशनल प्लेयर्स हमें दिए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा काम करा है, इन फ्यूचर भी करेंगे। उसके बाद हम आते हैं एलएफपी केरला। एलएफपी केरला सेंटर ने भी इंडिया को काफी अच्छा प्रोजेक्ट करा है। बीच में एक बार थोड़ा सा डाउन गया था, लेकिन अभी वहां पे सीजी कुमार और अंग्रेज जी गए हैं, तो वो थोड़ा उसको सेंटर को बूस्टअप कर रहे हैं, और इन फ्यूचर वो और अच्छा करेंगे। तीसरा जो सेंटर हमारे पास आता है भोपाल का। भोपाल के अंदर 3 सेंटर हैं हमारे। एक तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर की सबसे पहले बात करेंगे अगर यहाँ कर रहे हैं तो, और उसके अलावा जगतपुर में, ये दोनों ही सेंटर काफी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ड्यू टू सम हाउ अभी पता लगा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भोपाल वाले सेंटर को बंद कर दिया है, जो मेरे को लगता है उनको ओपन करना चाहिए, ताकि इंडिया में हमारे पास सेंटर्स काफी कम है। अभी अब जाके मैं आपको आगे जाके इंटरनेशनल सेंटर्स की बात बताऊंगा, तो आपको ये स्लाइड देखने लग रहा होगा कि इंडिया में काफी सारे सेंटर हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम अभी इंटरनेशनल सेंटर्स की बात करेंगे तो आपको हम बहुत छोटे नजर आएंगे। भोपाल और जगतपुर के जो सेंटर हैं उनको, जगतपुर के अंदर अभी एल जॉनसन सिंह जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वहां पे इंप्रूवमेंट भी हुआ है पहले के मुकाबले। अभी आप अगर नेशनल्स में देखते हैं तो वहां की टीम थोड़ा सा ऊपर आने लगी है, बच्चे हर बार काफी सारे मेडल्स लेके जा रहे हैं, वहां काम हो रहा है। भोपाल वाला सेंटर बंद कर दिया है साई ने, सो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसको स्टार्ट करें। उसके बाद कुछ सेंटर्स हैं आर्मी के। आर्मी के आज जितने भी सेंटर हैं उनमें बीजी रुड़की का सेंटर सबसे पुराना है, और वहां पे जितने भी कोचेज रहे हैं उनका नेम फेम रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर उसको एस्टेब्लिश करने की बात आती है तो मिस्टर यूआर अभेन, जो मेरे भी कोच रहे हैं, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश करा था बीजी रुड़की के साथ मिलके, आर्मी के साथ मिलके। और वहां पे बीजी रुड़की ने आज की तारीख में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया को दिए हैं, और होप सो इन फ्यूचर भी देते रहेंगे।
दूसरा सेंटर एमईजी बैंगलोर, जो बैंगलोर नेशनल गेम्स के टाइम रिटायर्ड कैप्टन दलीप ओसी जी हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश करा था एमईजी बैंगलोर के साथ मिलकर, और ये सेंटर भी काफी अच्छा था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से देखना जा रहा है उस क्लब की कोई वर्किंग नहीं आ रही है। वहां कोच की प्रॉब्लम है या प्लेयर्स की प्रॉब्लम है या आर्मी की प्रॉब्लम है, तो जिसकी भी है स्पेशली कोच का फर्ज बनता है कि उसको जाके ठीक करे और उस सेंटर को ठीक करे, क्योंकि उसने काफी अच्छे प्लेयर्स दिखे, पीके राय जैसे बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर दिए, लेकिन आज की तारीख में वहां कुछ नहीं हो रहा है काम। सो उनको अच्छे से काम करना चाहिए। उसके बाद अब बात आती है आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर अभी नया स्टैब्लिश हुआ आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी का, सो होप सो वो अच्छा करेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे इंडिया में जो प्राइवेट या स्टेट गवर्नमेंट्स के सेंटर हैं, कैसे कैसे खुले हुए हैं, कौन कौन लोग खोल रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भोपाल सेंटर की। भोपाल के अंदर ये सेंटर है, एमपी स्टेट एसोसिएशन ने खोल रखा है, और यहाँ पे मयंक ठाकुर जी, इसको एस्टेब्लिश करने में मयंक ठाकुर जी और श्री बलबीर सिंह कुशवाहा जी का बहुत बड़ा रोल है। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है, और वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी की हम बात करते हैं तो उस सेंटर के ऊपर जो इंटरनेशनल बोर्ड्स चाहिए कैनोइंग कायाकिंग के लिए, वो वहां पे अवेलेबल हैं। तो वहां पे अच्छी कोचिंग चल रही है। सबसे पहले कुशवाहा जी ने वहां एक सिस्टम को डेवलप करा। अब सिस्टम डेवलप हो गया तो उसके बाद काम वहां बहुत अच्छा चल रहा है। इसके साथ साथ दूसरा शिवालिक क्लब रुड़की में मिस्टर पीयूष शर्मा जी ने एस्टेब्लिश करा है, काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत छोटा सा क्लब है, छोटी चीजों के साथ काफी बड़ा काम करके दिखा रहे हैं, और अभी इन फ्यूचर वो काफी और आगे क्लब करने जा रहे हैं। साथ साथ उदयपुर राजस्थान की बात करें, उदयपुर राजस्थान में भी श्री बलबीर सिंह कुशवाहा जी और राजस्थान कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ने मिलकर ये क्लब एस्टेब्लिश करा है। वहां पे काम हो रहा है। राजस्थान का पहले कोई कैनोइंग कायाकिंग में नाम नहीं था, लेकिन अभी नेशनल में थोड़ा थोड़ा बीच में हर जगह नेशनल में कुछ राजस्थान की बोर्ड्स चलती हुई नजर आती हैं। हर जगह राजस्थान का पार्टिसिपेशन नजर आता है। पंजाब क्लब है चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ गवर्नमेंट का है। यहाँ पे सीआरपीएफ की टीम काम करती है और बाकी कुछ प्राइवेट बच्चे काम करते हैं। और प्रभजीव जी जो हमारे पंजाब के सेक्रेटरी जनरल है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सेम उसी तरह जे के गवर्नमेंट का एक क्लब है जहाँ पे बिल्किस मीर जी काम कर रही हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्किस मीर ने जी अभी पीछे गवर्नमेंट से एफर्ट करके वहां पे इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट लिया है, मतलब नीलो और प्लास्टिक्स की बोर्ड ली है जो फ्यूचर में काम आएगी। एक दिल्ली के अंदर सोनिया विहार क्लब है जिसको दिल्ली कैनोइंग कायाकिंग ने एस्टेब्लिश करा है और काफी अच्छा काम कर रहा है क्लब, और इन्होंने यहाँ से काफी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स दिए हैं कंट्री को। साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा मोरीगांव असम, एक छोटा सा क्लब है, गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। इस क्लब में एक अनंतो, मिस्टर अनंतो है जो वहाँ पे कोच है, वो अपने लेवल पे काफी कुछ कर रहे हैं और थोड़ा सा स्टेट एसोसिएशन उनको हेल्प करती है। लेकिन जितना छोटा क्लब है उनकी अचीवमेंट्स उतनी ही बड़ी हैं, वो हर बार नेशनल में आते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। आफ्टर दैट प्रयागराज यूपी के अंदर एक हमारे पास क्लब है, वहां पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिभुवन निषाद जी वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस क्लब को और भी काम की जरूरत है। त्रिभुवन निषाद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, काफी और की जरूरत। इसके बाद आते हैं मणिपुर। मणिपुर का जो एक क्लब है ये, जहां तक मैं जानता हूँ 99 नेशनल गेम्स के बाद बहुत तेजी से ऊपर आया। इसने कंट्री को बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट दिए, इतने सारे नाम है मैं आपको गिना नहीं पाऊंगा। लेकिन पिछले 3-4 सालों से देखने में आ रहा है कि मणिपुर का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है, ना उतने इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे निकल के आ रहे मणिपुर से। तो मणिपुर को इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र के अंदर भी काफी अच्छे क्लब हैं, वहां पे भी काफी अच्छा काम हो रहा है। पौंडीचेरी के अंदर अभी बलबीर सिंह कुशवाहा जी ने और पौंडीचेरी स्टेट एसोसिएशन ने वहां पे एक छोटा सा क्लब एस्टेब्लिश करा है, जिसका नेशनल में आपको देखने को मिलता है कि जूनियर, छोटे छोटे बच्चे, जूनियर सब जूनियर जो आज से पहले नहीं आते थे वो आने लगे हैं। जूनियर पार्टिसिपेशन की साथ साथ बात इसलिए कर रहे हैं कि जब तक जूनियर सब जूनियर लेवल पे हम पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ओलंपिक की बात बहुत दूर की बात है, जिसको आप कर ही नहीं पाओगे। पौंग डैम हिमाचल प्रदेश में एक क्लब है जहाँ पे संजीव कोच है,
वो भी अपने लेवल पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, गुलेरिया जी काफी हेल्प कर रहे हैं। रंजीत सागर डैम पंजाब और जे के और हिमाचल के बॉर्डर के ऊपर एक जगह है रंजीत सागर डैम, जो अभी होली के दिन मैं खुद गया था वहां पे देखने। तो वो बहुत अच्छी लोकेशन है, इंटरनेशनल लोकेशन है। तो अभी वहां पे जे गवर्नमेंट भी एक क्लब एस्टेब्लिश कर रही है, इसके साथ पंजाब गवर्नमेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वहां पे बोट्स आ गई हैं, बच्चों का कैंप लग गया है और तकरीबन 40 से 50 बच्चे रखने की उनके पास जगह है। अगर कोई बाद में इसके बारे में पूछना चाहेगा तो हम बताएंगे। तो ये काफी अच्छा क्लब है। तो ये तो हो गई इंडियन क्लब्स की बात कि इंडियन क्लब है, कौन है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। देन वी गो फॉर ए नेक्स्ट, जहां आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल में क्या हो रहा है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। यस। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लब्स के बारे में बताया कि अभी कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम बात कर देते हैं कि हमें ओलंपिक्स में मेडल लाना है, हम सब मिलते हैं, अगर ठीक है हाँ जोश के साथ अगले 4 साल में जी हम मेडल ले आएंगे। लेकिन पहले हमें जो हमारा ओपोनेंट है उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास क्या नहीं है। सबसे पहले कैनोइंग कायाकिंग में जो वर्ल्ड बेस्ट है, हंगरी। हंगरी के अंदर 5 कोर्सेज हैं। जैसे स्विमिंग पूल बनता है स्विमिंग के लिए, इसी तरह कैनोइंग कायाकिंग के लिए पर्टिकुलर एक कोर्स होता है। जो भी इंटरनेशनल प्लेयर या सभी प्लेयर्स हैं कैनोइंग कायाकिंग वाले जानते हैं। हंगरी में 5 कोर्सेज हैं और 160 क्लब हैं टोटल। ये 160 क्लब जो हैं अच्छे लेवल के हैं। अगर हम छोटे बड़े जो संजय बेनीवाल सर। हेलो प्रजापति जी। सर व्हाट हैपेंड सर? नथिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ओके ओके, दैट्स कंटिन्यू ओके। सर, कंटिन्यू। ओके। जर्मनी के अंदर 3 कोर्सेज हैं और तकरीबन 140 क्लब हैं। और वहां पे अगर इक्विपमेंट की बात करें तो वो भी वहां पे उनके पास भी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है। नीलो, प्लास्टिक, सभी जो कोचेज इसको अटेंड कर रहे हैं दे नो एवरीथिंग। रशिया में जाते हैं तो वहां 4 कोर्सेज हैं उनके पास, 150 से ज्यादा क्लब्स हैं। रशियन प्लेयर्स काफी स्ट्रांग होते हैं और उनके पास भी देखो वर्ल्ड क्लास नीलो और प्लास्टिक्स का इक्विपमेंट है। इसके बाद आते हैं चाइना। एशिया में हमारा काफी बड़ा कंपटीटर है चाइना। अगर हम चाइना में compete करते हैं तो ओलंपिक्स में आपका मेडल श्योर है। कोचेस सभी जानते हैं इस बात। चाइना के अंदर 4 कोर्स हैं, 50 से ज्यादा क्लब हैं और चाइना के अंदर वर्ल्ड क्लास है क्या इक्विपमेंट है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि चाइना के पास चाइना इक्विपमेंट है। मैं आपको बता दूं चाइना के किसी भी क्लब में चाइनीज इक्विपमेंट नहीं है। और हमारे जितने भी क्लब्स वो है इंटरनेशनल, हमारे पास कुछ इक्विपमेंट मेरे को पता लगा है भोपाल साई के अंदर या केरला साई के अंदर आया है, वो चाइनीज इक्विपमेंट है। लेकिन चाइना जो खुद उसको उसका प्रोडक्ट है वो उसको यूज नहीं करता। चाइना के अंदर सारा का सारा इंटरनेशनल इक्विपमेंट है, वर्ल्ड क्लास है, जिसको वो यूज करते हैं। सेम उसी तरह कोरिया के अंदर भी 4 क्लब्स हैं। 2 तो उनके सियोल के अंदर है, एक हैवेचन के अंदर है और एक और क्लब है उसका नाम पर्टिकुलर मेरे को पता नहीं लग रहा। 4 कोर्सेज हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के।
और 50 से ज्यादा छोटे बड़े क्लब हैं। ईरान ईरान के पास 2 नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज हैं और 10 से ज्यादा छोटे बड़े क्लब हैं। ईरान के बारे में बता दूं आपको, इनका छोटा सा क्लब जो तेहरान के अंदर है, छोटा सा क्लब नहीं, उनका सबसे बड़ा क्लब कहेंगे उसको। उनका कोर्स बना हुआ है रोइंग और कनोइंग कायाकिंग का। तो वहां कोचेस से मेरी बात हो रही थी, उनके पास 600 किड्स कयाक हैं। सभी कोचेस ध्यान से सुने, और जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं, 600 किड्स कयाक। और मुझे जो लगता है आज हमारे इंडिया के किसी भी क्लब में शायद किड्स कयाक कहीं भी नहीं है। जब किड्स कयाक नहीं है तो सब जूनियर लेवल का बच्चा कहां से सीखेगा? सब जूनियर जब सीखेगा ही नहीं तो वो आगे कहां से आएगा? उसके बाद बात करेंगे इंडिया की। नंबर ऑफ कोर्सेज आप देख सकते हैं कितने हैं हमारे पास, कोई नहीं है। क्लब हमारे पास 25 हैं, लेकिन 25 क्लब में से कितने वर्किंग हैं आप अच्छे से जान सकते हैं इस बात को। कितने क्लब हमारे वर्किंग है, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट प्रजापति जी। और हमारे पास जो इक्विपमेंट है, किसी भी क्लास क्लब में वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट नहीं है, सारा का सारा इंडिजीनियस इक्विपमेंट है। उसके बाद बात आती है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, क्योंकि जब हम बात ओलंपिक्स की करते हैं तो हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो पता होने चाहिए सभी कोचेज को, तभी हम उनको कम्पीट कर पाएंगे। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सभी सीख रहे थे कि भाई किस तरह ट्रेनिंग करनी है, क्या करना है, प्लेयर का कितना वेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं आपको, अगर वर्ल्ड एरिना में, तो मैं आपको बात बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास C1 जो हमारे टाइमिंग्स है वो क्या है। सबसे पहले बात वुमेन की करेंगे। C1 200 मीटर, विंसेंट लपोंटे जो है 45 350 सेकंड है उनका 200 मीटर का टाइम। सेम अगर हम इंडिया की लड़की देखें, अंजलि है हमारी, अंजलि देवी जो MP से हैं, अंजलि वशिष्ठ, जिनका टाइम है 46 650। C1 200 मीटर वुमेन का हमारा गैप बहुत कम है वर्ल्ड रिकॉर्ड का और इंडिया का। सो वी आर वेरी क्लोज। लेकिन इसके साथ साथ कोचों में समझना पड़ेगा कि शॉर्ट डिस्टेंस में 1 सेकंड भी कवर करना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट इजी। अंजलि लड़की की ट्रेनिंग एज काफी है, उसको उससे आगे ले जाने के लिए कोचेज को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जो करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं K1 200 मीटर। K1 200 मीटर का जो टाइमिंग है, इंटरनेशनल जो टाइमिंग है 39:89 का है। और इंडियन जो हमारी प्लेयर है सोनिया देवी 42:77 है। सॉरी, जो K1 न्यूजीलैंड है 37:89 है, और इंडिया का जो टाइम है सोनिया देवी का 42, मतलब 5 सेकंड का डिफरेंस। 200 मीटर में 5 सेकंड का डिफरेंस काफी होता है। सभी प्लेयर जानते हैं 5 सेकंड के अंदर मोस्टली पूरी बोट कवर हो जाती है। सेम उसी तरह बात करेंगे C1 की। मार्टिन फुक्सा टाइमिंग आपके आगे है, तकरीबन 3:42:23 जो टाइम आ रहा है मार्टिन फुक्सा का, चेक रिपब्लिक से है ये। और इंडिया का अगर हम टाइम देखें, जेम्स बॉय का, जेम्स बॉय ने 4 मिनट टाइम दे रखा है। जेम्स बॉय, अगर जॉनी रुमल के बाद इंडिया में कोई दूसरा अच्छा कैनोइस्ट आया हो तो वो जेम्स बॉय लड़का आया है। इसने काफी लंबे टाइम तक इंडिया में मेहनत करी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं सभी कोचेज को बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले डिस्कशन चल रहा था कि हाइट की कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एडवांटेज नहीं होती, कोई ये नहीं होता, वो नहीं होता। हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि जिसकी हाइट कम है उसको हमने कराना ही नहीं है। जेम्स बॉय को अगर हम चेक करें तो जेम्स बॉय आज की तारीख में, जिसका उसका पीछे टीम सिनेरियो रहा है, वो इंडिया के अंदर बेस्ट, इंडिया ने एशिया के अंदर बेस्ट 6 7 8 तक रहा है एशिया के अंदर। और अगर जेम्स बॉय को हाइट की डिसएडवांटेज ना होती, जेम्स बॉय की हाइट भी 184 के आसपास होती, जैसा ही कैनोइंग कायाकिंग की रिक्वायरमेंट है, तो जेम्स बॉय, मैं सभी को बता दूं, जेम्स बॉय इतना मेहनती है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में आपको इंडिया का जेम्स बॉय नजर आता। तो इससे सभी कोचों को लेसन लेने की जरूरत है कि हमें जब भी कोई बच्चा सेलेक्ट करें उसकी फिजिक का ध्यान जरूर दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप छोटी हाइट को मत लो, लेकिन आपको हाइट को भी देखना पड़ेगा। जेम्स बॉय की हाइट छोटी है, रीच कम हो जाती है। हाइट आदमी की ज्यादा है, उसकी पैडल की रीच बढ़ जाएगी। जहां जेम्स बॉय को शायद 3 पैडल मारने पड़ेंगे,
अगर अच्छी जेम्स वाइट की हाइट 184 होती तो जेम्स वाइट को 2 ही पैडल मारने पड़ते। मसल का 2 बार कॉन्ट्रैक्शन करना या मसल का 3 बार कॉन्ट्रैक्शन करना, आप समझ सकते हैं सभी कोचेज हैं। जो 3 बार करेगी कॉन्ट्रैक्शन वो जल्दी थकेगी, जो 2 बार करेगी उसको थकने में टाइम लगेगा। उसके बाद K1 मैक्स ऑफ जर्मनी से है, 321 89 टाइम है। सेम उसी तरह इंडिया का 348 302 एल्बर्ट राज एमईजी बैंगलोर के प्लेयर हैं और इंडिया में काफी अच्छा काम कर रहा है, एशियन गेम्स भी रिप्रेजेंट करी है। वही बात आती है, एल्बर्ट राज बहुत अच्छे हैं लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखें तो हम बहुत पीछे हैं। यहाँ पे कोचों को वर्किंग करने की जरूरत है। इसके बाद हम आगे फिजिक के ऊपर बात करेंगे, वहां पे हम आपको और आगे बताएंगे। चलिए जी नेक्स्ट। अब वर्ल्ड पैडलर की जो फिजिक की बात करते हैं, पीछे काफी दिन से हल्ला होता है एथलीट हाइट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये होता है उसका, वो नहीं होता। लेकिन हाइट की एडवांटेज है, हम सभी कोचों को मानना पड़ेगा ये बात। इसीलिए इसके नॉर्म्स बनाए हैं। जिसने ही बनाया कि किसी के लिए 184 चाहिए, 181 चाहिए, जो भी है वो आपको नॉर्म्स मालूम होने चाहिए और सबसे पहले नॉर्म्स को फॉलो करके ही चलना जरूरी है। अगर आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको वो चीज कामयाबी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए थी। C1 वुमेन मेगदा स्टेनी 175 सेंटीमीटर, सेम उसी की तरह C1 वुमेन इंडिया की अंजलि 174। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट अगर कैनोइंग कायाकिंग वाले इंडिया के जितने भी प्लेयर और कोचेज जानते हैं, हमारे पास अंजलि एक ऐसी लड़की है जिसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट है। हमारे कैनोइंग कायाकिंग में दूसरी कोई लड़की नहीं है इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट की कि जिसको हम उतना एडवांटेज ले जा सके। हमें एक अंजलि नहीं, ऐसी 10 अंजलियों की जरूरत है तो हम इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा करें। K1 वुमेन ऑस्ट्रेलिया एलिजा बुल 173 सेंटीमीटर, एज 24। सेम अगर उसी को हम K1 वुमेन को सोनिया देवी को देखते हैं, हाइट 166 सेंटीमीटर। सोनिया देवी को मैं सब जूनियर लेवल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी और मेहनती लड़की है, काफी अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहीं पे उसको वही डिसएडवांटेज कि हाइट कम है, रीच ज्यादा है। उसके ऊपर कोच ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है, एमपी में ट्रेनिंग करती है। एमपी में विशेश्वरी देवी, मयंक ठाकुर जी, ये सब इनके ऊपर काफी वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी फिर वही बोलने की बात है, अगर हाइट होती तो और भी अच्छा होता। उसके बाद C1 वुमेन पोलैंड तोमास कजोर, हाइट 183 सेंटीमीटर, एज 30 इयर्स। आज की कंडीशन में हमारे पास C1 मैन गौरव तोमर है 176 23, 7 सेंटीमीटर का फर्क है। 7 सेंटीमीटर हाइट का फर्क होने से उसके आर्म लेंथ में कितना फर्क पड़ेगा, पैडल की रीच में कितना फर्क पड़ेगा, वो आप देख सकते हैं। फिर वही हाइट की बात दोबारा ना करते हुए, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि हाइट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। C1 वुमेन चेक रिपब्लिक से जोसेफ डोस्टल 202 सेंटीमीटर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट। जोसेफ डोस्टल को जिन प्लेयर्स या कोचेज ने देखा है, तो जब इतना बढ़िया फिजिक वाला आदमी आता है तो आदमी थोड़ी देर रुक के देखता है कि हाँ ये। और हमारे पास इनोचा 176 सेंटीमीटर। मैं ये नहीं कह रहा कि इनोचा बुरा है, इनोचा इंडिया में बहुत अच्छा प्लेयर है, फिजिक वाइज, मेंटली फिटनेस वाइज बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कंपेयर हमें वर्ल्ड लेवल से करना है, ओलंपिक्स में जाना है, एशियन गेम्स में जाना है, तो उनके साथ आपको अपने आप को कंपेयर करना ही पड़ेगा, सभी कोचेज को करना पड़ेगा। आप देख लो 176 202 सेंटीमीटर इंडिया के टाइमिंग्स, बाहर के टाइमिंग कि हम कितना है फिजिक वाइज। मैंने इनोचा को एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सब जगह देखा है, ही इज वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं आपको फिजिक की जो डिसएडवांटेज हमें मार रही है, आप पूरा जो अभी तक मैंने बताया उसके अंदर यही देखने को मिला होगा कि फिजिक में हम कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं, जिससे आपको उभर के ऊपर आना है। नेक्स्ट। अब इसके बाद हम आपको ना थोड़े जो वर्ल्ड के टॉप पैडलर्स हैं उनकी फिजिक के बारे में लेके चलते हैं कि सबकी फिजिक यहाँ आप देख ले। मैं हर एक के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, आप खुद देखें। सेबेस्टियन ब्रेंडल 192 सेंटीमीटर, वेट 92 केजी। डेविड कॉल 183 सेंटीमीटर।
सभी के सभी इंडिया के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट के हैं। हमारी एवरेज जो हाइट है इंडिया की 175, 174, कुछ लड़के हैं जो 184 तक है, अदरवाइज हमारे पास सारे ही लड़के 175 से नीचे नीचे हैं। अब जब बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे हमें जाना है, तो वर्ल्ड लेवल के तरीके से सोचना पड़ेगा। सारा देखिए, आप गर्ल्स की भी हाइट देखिए 175, सिर्फ यहाँ पे आपको लीजा कैरिंगटन मिलेगी 168 सेंटीमीटर न्यूजीलैंड की 53 केजी में। मैं सभी प्लेयर्स या कोचेस से ये नहीं कह रहा कि छोटी हाइट वाले नहीं कर सकते, छोटी हाइट वाले भी अच्छा कर सकते हैं, बट दे आर द एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन हम क्या करते हैं कोचिंग में, एक्सेप्शनल केसेस को एग्जाम्पल मान लेते हैं। वही एग्जाम्पल वो होता है जो एक पर्टिकुलर कई आदमी करें उसको कि हाँ भाई ये इसने भी कर दिया, इसने भी कर लिया। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि जेम्स बॉय भी तो करता है, छोटा है, जेम्स बॉय करता है। जेम्स बॉय ने जितनी मेहनत करी है वो जेम्स बॉय या उसका कोच ही समझ सकता है कि जेम्स बॉय ने कितनी मेहनत करी है। अगर वही मेहनत जेम्स बॉय को ऊपर वाले ने थोड़ी सी हाइट दी होती तो जेम्स बॉय, मैंने जैसे पहले कहा, वर्ल्ड की बेस्ट में होता। जो आज एशिया के 6-7 में है वो आपको वर्ल्ड के बेस्ट में मिलता। वहां उसको कहा धोखा मिला ऊपर वाले से, उसको हाइट नहीं मिली। तो हाइट की एडवांटेज बहुत ज्यादा है। सभी कोचेज इस बात के ऊपर ज्यादा बहस ना करते हुए अपना ध्यान दें। इसके ऊपर काफी चर्चा रही है ग्रुप में भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटी हाइट वालों को निकाल नहीं रहे। कोई निकाल नहीं रहा है छोटी हाइट वालों को। छोटी हाइट के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया के पीयूष कांति बेरोई, उनकी हाइट भी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना अच्छा स्पोर्ट्स करियर उनका रहा है आप सभी देख सकते हैं। और उनके साथ साथ जॉन वर्गीस, अगर जो पुराने प्लेयर हैं वो जॉन वर्गीस को जानते हैं, उनका भी स्पोर्ट्स करियर बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने करा, आगे चलेंगे उनकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप वर्ल्ड के जो एथलीट्स हैं उनकी हाइट और वेट देखिए और उसके बाद थोड़ा सोचिए कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना है तो आपको इन नॉर्म्स को मार के चलना होगा। नेक्स्ट, इसमें सबसे ऊपर डेविड टोथ लड़का है 180 सेंटीमीटर का। इसको इसको अपने लिए रख लीजिएगा, आपके काम आएगी। अब इसके बाद जो इंडियन एथलीट्स ने अचीव करा है पहले, उसके ऊपर बात करेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन एथलीट हम काफी पीछे, हम तो आगे आ ही नहीं सकते। नोबडी कैन से लाइक दैट। इंडियन एथलीट आगे आ सकते हैं। आप रिजल्ट में देखिए, C1 सीजी कुमार और जोनी लुमल जी का एशियन गेम्स 94 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल था। आप लोगों को या हमको किसी को भी इस एशियन गेम्स के मेडल के बारे में इसलिए नहीं पता लगा होगा कि जो गोल्ड पोजीशन पे आए थे उनको ब्रॉन्ज दिया गया, तो वो एक साल बाद आया, तो कहीं ना कहीं फेडरेशन या प्लेयर उसको अपनी सक्सेस को हम शो नहीं कर पाए कि हमारे पास एशियन गेम्स में मेडल आया। उसके बाद सीजी कुमार वंस अगेन एशियन चैंपियनशिप में मेडल है।
2003 में इनके साथ ब्रॉन्ज मेडल लिया है। इसके साथ साथ दो अजीत कुमार और दिलीप बेनीवाल C2 500 मीटर में इन्होंने मेडल लिया है 2000 के मेडल है। और ये जो मेडल टैली है इसमें अगर मैं कहीं नहीं भूल रहा तो शायद फिलिप मैथ्यू जी का नाम कट गया, उनका भी एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। समहाउ उनका नाम नहीं आ रहा। सर संजय बेनीवाल सर। संजय बेनीवाल सर। आर यू देयर? आपने मेरे को अनम्यूट कर दिया, शायद अनम्यूट हो गया। और आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम है क्या? हाँ, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन अभी आपकी आवाज आ रही है मेरे को क्लियर। ओके ओके, यू कैन प्रोसीड सर। ओके, चेंज नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड। इसके बाद ऊपर जो कोचेज हैं मैं उन सबको काफी, यहाँ से मैं आपको ना अपना जो पिछला मेरे का 28-30 साल का कैरियर रहा है स्पोर्ट्स में, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बताऊंगा कि क्या मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में सीखा और क्या ऑब्जर्व करा, और आप सब भी उसके साथ सहमत होंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्मन ट्रेनिंग सिस्टम। कैनोइंग कायाकिंग में जितना हंगेरियंस का होल्ड है उतना जर्मन्स का भी होल्ड है। जब बात करते हैं जर्मन ट्रेनिंग सिस्टम की, आप कभी उनके वर्कआउट्स देखिए या आप उनके साथ रहे हैं तो उनका ट्रेनिंग सिस्टम देखिए। उनका ट्रेनिंग सिस्टम एंटायरली डिफरेंट है। उनका ट्रेनिंग सिस्टम रशियंस या चाइनीज इनसे नहीं मिलता, हंगेरियन से नहीं मिलता। उनका ट्रेनिंग कराने का तरीका अलग है, उनके मेथड्स अलग हैं, उनके मीन्स अलग हैं। तो जर्मन ट्रेनिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गजेट के साथ साथ फिजिकल वर्कआउट और गजेट दोनों को मिला के वो ऊपर लेके चलते हैं। साइंस का काफी ज्यादा यूज करते हैं, वो साइंटिफिक इक्विपमेंट को काफी ज्यादा यूज करते हैं जर्मन। और आज जर्मन की अचीवमेंट आप सभी देख सकते हैं कि जर्मन कहाँ कितना आगे स्पोर्ट्स के अंदर है अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद बात करते हैं हंगेरियन सिस्टम की। हंगेरियन जो सिस्टम है वो एक बिल्कुल सिंपल सोबर सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम है। दे बिलीव ऑन जस्ट ट्रेनिंग। उनके पास कोई ज्यादा साइंटिफिक सिस्टम्स नहीं है, ना ही उनके पास कोई ज्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट है, बट उनके पास क्लब ज्यादा है, पार्टिसिपेशन ज्यादा है। जैसा कि मैंने बताया 160 के आसपास क्लब है। तो जब वहां पे ना स्टेट से पार्टिसिपेशन नहीं होता, वहां पे डायरेक्टली क्लब से पार्टिसिपेशन होता है। तो जिस क्लब के अंदर या जिसके नेशनल के अंदर 160 केवन उतरेंगी तो नेचुरल सी बात है कि वहां से कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। हंगरी में काफी टाइम रहा हूं, मैंने उनका ट्रेनिंग सिस्टम देखा है। तो सिर्फ उनके 2-3 टेस्ट हैं जिनको वो करते हैं, कि 3-4 उनके पर्टिकुलर टेस्ट हैं। उनके कोचेज उन्हीं के ऊपर बिलीव करते हैं। वो अपने पुराने एक ओल्ड ट्रेनिंग सिस्टम को लेके चल रहे हैं और उसी के साथ चलते हैं, उसमें कोई चेंज ओवर नहीं करते वो। तो उनके सिस्टम को अगर हम साइंटिफिक माने तो वो गलत है। उनका ट्रेनिंग सिस्टम ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, ना ही तो वो साइंटिफिक गजेट्स का यूज करते हैं। सिंपल सोबर ट्रेनिंग पे बिलीव करते हैं और
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद बात करते हैं रशिया की, डिफरेंट है। वो 100% स्ट्रेस के ऊपर ट्रेनिंग, इतनी ट्रेनिंग कराते हैं लास्ट एक्सेस तक। अगर आप रशियंस के ट्रेनिंग सिस्टम को देखेंगे तो उनके ट्रेनिंग सिस्टम में इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग है कि मंथ में 1 किलोमीटर तक पैडलिंग तक लेके जाते हैं। आपकी बॉडी को इतना हाई अप कर देते हैं जिसकी वजह से एंडुरेंस की रशियन प्लेयर्स के अंदर कभी कमी नहीं रहती और नेचुरली हेलो प्रजापति जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। बीच बीच में आपका नेट चला जा रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, सॉरी, इतना तो सबको आपको मेरे को फेवर देना पड़ेगा। जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना का एक अपना ट्रेनिंग सिस्टम है, अपने हिसाब से चलते हैं। दूसरा, जैसे जब चाइना को लंदन ओलंपिक्स मिलने की, चाइना ओलंपिक्स मिलने की बात आई 2008 में, तो उन्होंने अपना सारा ट्रेनिंग सिस्टम को चेंज करा। उन्होंने वर्ल्ड के जो बेस्ट कोचेज हैं, अभी भी आप चाइना के साथ चले जाओ, वर्ल्ड के कम से कम 10 बेस्ट कोचेज उनके पास काम कर रहे हैं। चाइना 2008 से पहले वर्ल्ड में कोई इतना आपको नहीं नजर आया होगा। एशिया में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जैसी 2008 ओलंपिक्स आए, चाइना की सीटू ने गोल्ड मेडल लिया। सभी को याद है, जो पुराने प्लेयर हैं जानते हैं और कोचेज हैं वो भी जानते हैं। उसका रीजन है, पोलैंड के एक बेस्ट कोच थे जिन्होंने उनको हायर करा। मेरे हिसाब से जो पता लगा था, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलरी उसको, उन कोचेज को उस वक्त दी गई थी। उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग सिस्टम था, चाइना की 4 C2s को, नेशनल में से 4 C2 सिलेक्ट करी और उन 4 C2 को लेकर ट्रेनिंग कराई और उसमें से एक गोल्ड मेडल चाइना को ओलंपिक्स में दिलवाया C2 के अंदर। तो चाइना का कोई अपना ट्रेनिंग सिस्टम ना होकर इन्होंने चारों तरफ से जो बेस्ट कोचेज कोचेज बुला लिए उन कंट्रीज के। जैसे पोलैंड के कोच आए तो उन्होंने अपना ट्रेनिंग सिस्टम चलाया। पोलैंड के अंदर, मैं बता दूं आपको, पोलैंड के अंदर हंगेरियन बेस्ड ट्रेनिंग चलती है। वहां पे आप सोचो रशियन सिस्टम से ट्रेनिंग चलती है, ऐसा नहीं है। ये ट्रेनिंग्स के बारे में, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं लास्ट में जाके आपको बताऊंगा, फिर आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले उनके ट्रेनिंग सिस्टम्स को समझ लो। तो चाइना का डिफरेंट है ट्रेनिंग सिस्टम। जो कंट्री जैसा कोच आता है वो अपने हिसाब से कराता है, लेकिन वो अपने कोचेज को लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में देते हैं। एशिया एशिया के अंदर बात करते हैं। चाइना की बात जैसे हो गई है, उसके बाद हमारा एक मेन ओपोनेंट ईरान है। ईरान जो है जर्मन बेस्ड ट्रेनिंग करता है। ईरान के मोस्टली जो ईरान की नेशनल टीम है वो जर्मनी में रहती है, जर्मनी के अंदर ट्रेनिंग करती है। तो उनके ऊपर जर्मन ट्रेनिंग सिस्टम्स का काफी इन्फ्लुएंस है, उसके हिसाब से करती है वो ट्रेनिंग। बाकी जापानीज जो है उनका एंटायरली डिफरेंट है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों कंट्री ऐसी हैं, इनका ट्रेनिंग सिस्टम जर्मन, हंगरी, रशिया इन जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ मैं बता दूंगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये टोटली साइंटिफिक एंड गजेट बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग है 100% साइंटिफिक है। इसका रिजल्ट आपको 2012 की K4 की रेस ओलंपिक्स की जो देखेंगे, जिन्होंने हंगेरियन बेस्ट टीम को बीट करके गोल्ड मेडल लिया और काफी डिस्टेंस से लिया, उससे आपको अंदाजा होगा
उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कोई ज्यादा मास पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम क्लब है, लेकिन फिर भी वो ओलंपिक लेवल पर जा रहे हैं। न्यूजीलैंड बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम क्लब्स है वहां पे, लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे जा रहे हैं। न्यूजीलैंड एक आके ओलंपिक से मेडल ले जाता है। उसके रीजन दो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। फिजिक वाइज दे आर वेरी गुड, दूसरा साइंटिफिक दे आर वेरी गुड, और गजट बेस्ड ट्रेनिंग, हर चीज के गजट है, सारी चीज ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड्स आ जाती है। आपको किसी भी चीज को सोचने या अंदाजा लगाने का नहीं है, सारी चीज ऑन पेपर है आपके आगे। तो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड का जो है ट्रेनिंग सिस्टम एंटायरली डिफरेंट है। उसके बाद अमेरिकन सिस्टम, कैनोइंग कायाकिंग में कहीं ना कहीं अमेरिकन ट्रेनिंग सिस्टम सेट नहीं बैठता। अमेरिकन दे आर वेरी गुड इन एथलेटिक्स एंड स्विमिंग, तो हो सकता है कि उनका ट्रेनिंग सिस्टम स्विमिंग और एथलेटिक्स अदर गेम्स में काफी अच्छा हो, बट कैनोइंग कायाकिंग में उनका कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। इवन दे आर आल्सो वेरी गुड इन रोइंग, बट कैनोइंग कायाकिंग में कहीं कोई उनका स्टेटस नहीं है। शायद एक बार उनका सिल्वर या ब्रोंज मेडल था जब अमेरिका में ओलंपिक्स हुए थे, उस वक्त कहीं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, बट एक मेडल था उनका ओलंपिक्स के अंदर। इन सब की बात, ट्रेनिंग सिस्टम्स की बात करने के बाद आते हैं कि इंडिया इंडिया में हम कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। जिन जिन कोचेस को पता हो मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल देना बाद में, क्योंकि अभी टाइम कम है, तो उस वक्त मैं उनको क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास इंडिया में जो हम ट्रेनिंग करते हैं, जो या एनआईएस के अंदर पढ़ते हैं, हम जर्मन बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं। बट जर्मन की जो बेस्ड ट्रेनिंग है, हम जर्मन बेस्ड ट्रेनिंग कब लेकर आए? एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो हमारा पटियाला वाला है, कब स्टार्ट हुआ? शायद 30 40 50 साल पहले, जब वो जो बुक हरदयाल सिंह की, तकरीबन सभी कोचेस मेरे से सहमत होंगे, हम हरदयाल सिंह की बुक पढ़ते हैं। हरदयाल सिंह जी खुद जर्मनी से लेप्जिग यूनिवर्सिटी से स्टडी करे हुए थे, उन्होंने आके यहाँ इंडिया में बुक लिखी, और हम सब उसी को बेस मान के चल रहे हैं। उसके बाद जर्मन में कितने क्या चेंजेस हुए, कितनी रिसर्च हुई, हमें कुछ नहीं पता। हमने उसके बाद अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करी ही नहीं। हम उस पुराने लेवल के हिसाब से चल रहे हैं, और उसी पुराने लेवल का हमारा टाइमिंग बहुत बढ़िया आ रहा है। तो सभी कोचेस को सबसे पहले तो ये अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट करके चलें। सबसे पहले इंडिया में रशियन कोचेस आते हैं, उनके अंडर मेरे को भी 1 डेढ़ महीना ट्रेनिंग करने का मौका मिला, और जो सबसे पहला बैच है इंडिया का, उसने काफी अच्छा काम भी करा। तो यहाँ पे मैं ज्यादा ना बोल के आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि एक ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट करो। सब नेट ओपन करते हैं, वर्कआउट निकाल लेते हैं। आजकल वर्कआउट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्कआउट आप नेट पे खोलो तो आपको ओलंपिक का वर्कआउट मिल जाएगा। उसको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड के ऊपर, को अपना खुद का इसमें पड़ा है, पुराना हो चुका है। आप उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को मान सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको दूसरा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, हमें हंगेरियन वर्कआउट से चलना है, रशियन से चलना है। के बारे में अगर किसी को समझ ना आया हो तो मेरे को बता दें, मैं बाद में आपको इसके बारे में पूरा बता दूंगा। नेक्स्ट। जो भी वापस इससे पहले थी ट्रेनिंग अडॉप्टेड सिस्टम, उसके ऊपर वाली। प्रजापति जी, कैन यू हियर मी? नो नो नो, ऊपर 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 वापस।
इसके ऊपर, हाँ। वो नहीं नहीं, वापस नीचे आ जाइए, वहीं 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 पे रुकिए, जो भी गई नीचे आइए। हाँ, ओके ओके, थैंक। अब बात प्लेयर्स के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन एथलीट की फिजिक और वर्कआउट के बारे में बात करेंगे। ये मैंने इसलिए निकाला है कि आपको कुछ पुराने एथलीट्स के बारे में बता दें, उनके वर्कआउट के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि रशियन कोच हमारे यहाँ सबसे पहले रहा है, और रशियन ट्रेनिंग सिस्टम पे हमारे यहाँ शुरू के जो कोचेज हैं, जैसे सीजी कुमार को ले लो, उन सबके दिमाग में आज भी रशियन ट्रेनिंग सिस्टम है, वो उसी हिसाब से चलते हैं, और काफी क्लब्स के अंदर रशियन ट्रेनिंग सिस्टम यूज हो रहा है। हमारे जो प्लेयर हैं, अल्बर्ट राज, विष्णु, इन सबके, डीवीएस नेगी एक प्लेयर है, इसके अलावा एमू तोम्बी कैनो का प्लेयर है, जिसकी हाइट वगैरह ठीक थी। एमू तोम्बी भी कैनो में मणिपुर का और इंडियन आर्मी का और इंडिया का काफी नाम करा है इन्होंने, काफी अच्छे प्लेयर है। हाइट में बात करते हैं तो पीयूष कांति बरोई का जैसे मैंने नाम लिया था, उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा और काफी लंबे समय तक इंडिया में अपना नाम कमाया है गेम के अंदर। लेकिन यहाँ पे भी वही है कि कहीं उनकी हाइट ज्यादा अच्छी होती तो वो ज्यादा वर्कआउट करते। रणवीर सिंह जी, रणवीर जाखड़ जी, शायद कुछ लोग नहीं जानते, पुराने एथलीट जानते हैं। मिस्टर विनोद केरला से हैं, 182 सेंटीमीटर। वागराम बिश्नोई 184, महेंद्र सिंह 184, फिलिप मैथ्यू 183। मैं अब आपको ये जो पुराना बैच है हमारा, इसकी अचीवमेंट आपने देखी, जैसा कि इन्होंने सिल्वर मेडल तक एशियन चैंपियनशिप में लिए थे, लेकिन इन्होंने जो ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट करा वो कंटिन्यू रशियन ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट कर, हार्डवर्क। केरला साई के अंदर मैं रहा जिस वक्त ये रशियन कोच के अंडर ट्रेनिंग करते थे, मैं 1 डेढ़ महीना रहा हूं वहां पे, और आज उस सिस्टम को सारी नॉलेज होने के बाद जानने की कोशिश करी तो यही पता लगा कि मेन लॉन्ग डिस्टेंस पे ज्यादा फोकस था, फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस था। तो ये जो एथलीट थे पुराने, अगर इनको उस वक्त थोड़ा और लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करवाते तो शायद ये भी इंडिया के लिए काफी कुछ कर सकते थे। जैसे फिजिक भाई रणवीर सिंह जी बहुत हेल्थी थे, सब कुछ था, समहाउ वो बीच में छोड़ गए, बट रणवीर, विनोद, ये कुछ ऐसे आदमी थे जो इनको ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करवा सकते थे। वाघा राम जी भी बीच में थोड़ा सा छूट गया उनसे। फिलिप मैथ्यू, जॉनी रोमल, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स रही या आर्मी में आने की वजह से। इसमें एक नाम है महेंद्र सिंह जी, जिनको आप नहीं जानते। महेंद्र सिंह जी अभी एक्सपायर हो गए हैं एक एक्सीडेंट के अंदर, बट ये बहुत अच्छे प्लेयर थे। कैनो लेफ्ट में एक टाइम था, लेकिन ये बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी वापस चले गए। तो ये जो ग्रुप था, इसको रशियन कोच के अंडर कम से कम 4 साल से ज्यादा का टाइमिंग मिला, और उस 4 साल में वो उनको एशिया लेवल पे ले आए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि आज हम वर्कआउट शुरू करें, 2020 में एक प्लानिंग करें और 2024 के ओलंपिक्स में हम पहुंच जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सबको सोचना पड़ेगा, ओलंपिक्स आज की तारीख में ओलंपिक्स गेम नहीं है, ये एक वर्ल्ड वॉर है। और जो भी स्पोर्ट्समैन या कोचेज इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो आपको अपने आप का एक वर्ल्ड वॉर करने वाला सैनिक समझे। जैसा कि अभी किरण रिजिजू जी ने पिछले कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि स्विमिंग को हम 2028 तक ओलंपिक के फाइनल में लेके जाएंगे। अब कैनोइंग, कायाकिंग और स्विमिंग को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। स्विमिंग कब से इंडिया में, और स्विमिंग कितनी ज्यादा डेवलप है, कितने ज्यादा कोर्सेज हैं, कितने ज्यादा स्विमिंग पूल्स हैं इंडिया में। तो भी आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसको 8 साल लगेंगे ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने में। उस हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम आज से वर्किंग शुरू करते हैं तो आपको मिनिमम 2 से 3 ओलंपिक साइकिल मतलब 4 ईयर, 2 से 3 ओलंपिक साइकिल लगेंगे ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने में। सभी यहाँ पे कोचेज मैं पिछले काफी दिन से देख रहा हूं, सब अपनी नॉलेज बता रहे हैं, कोई पेपर पे लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और आपको मैं सभी को ये बताता हूं कि मैंने जितनी नॉलेज आप सबके अंदर देखी है, आप हमारे सभी कोचेज जो आज पढ़ रहे हैं, इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी सोचने की बात आती है कि जितनी भी ये पेपर पे नॉलेज है, उसको किसके ऊपर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे। आपको वो लड़का चाहिए
वो ग्राउंड चाहिए। जब तक आप उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आपकी वो नॉलेज बेकार है। मैं फॉरेन के बहुत सारे कोचेस से मिला हूं, उनको अपनी इस नॉलेज के बारे में बताता हूं तो वो कई बार बात करते हैं, कहते हैं यार हमें तो इतना नहीं पता, वी डोंट नो, बट दे बिलीव इन वर्क। जब उनके ग्राउंड का वर्कआउट देखते हैं कि 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम भी ट्रेनिंग करते हैं कुछ कंट्रीज में। अभी एक जर्मन के हमारे यहाँ स्लैलम के कोचेज आए थे, उनसे काफी अच्छा अट्रैक्शन रहा मेरा, भोपाल में काफी बातचीत होती थी स्लैलम पे। वो 5 टाइम का ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है उन्होंने। हंगरी में 3 टाइम का ट्रेनिंग सिस्टम है। और हमें यही नहीं पता कि हमारा ट्रेनिंग सिस्टम कितने टाइप का। हम सब पेपर के ऊपर बनाने में लगे हुए हैं कि ये पेपर ले आओ, इस तरह का ग्राफ बना दो, इतनी ट्रेनिंग करा दो, ये ट्रेनिंग सिस्टम आप अडॉप्ट करो, इससे आप ओलंपियन बन जाओगे। ऐसा नहीं है। प्लीज ऑल कोचेज बी अवेयर। मैं आपको अभी का नहीं, मेरा 10 साल का पेडलिंग का एक्सपीरियंस और 18 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस है, जिससे मैं आपको बता रहा हूं। तकरीबन लास्ट 3 दशकों से इस कैनोइंग कायाकिंग को मैं देख रहा हूं और बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं। अगर हम पीछे जाते हैं तो ये जो सबसे पहले वाली पुरानी टीम थी हमारे पास, अगर इसको कुछ दिन और रशियन कोच के अंडर एक ओलंपिक साइकिल या 2 ओलंपिक साइकिल और दिए जाते तो नो डाउट हम इन्हीं लड़कों के साथ आगे तक पहुंच सकते थे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग में या उस वक्त जो फेडरेशन रही उनकी प्लानिंग में कुछ कमी रही, उस कोच को आप ज्यादा दिन रोक नहीं पाए, वो चले गए। उसके बाद बीच में कोई हंगेरियन कोच आए, कुछ जर्मन कोच आए, उन्होंने अपने अपने स्तंभ से वर्कआउट चलाए। लेकिन मेरी फेडरेशन और साई से रिक्वेस्ट है कि किसी भी कोच को यू विल हैव टू गिव टाइम, मिनिमम 2 to 3 ओलंपिक साइकिल, जब भी ये ओलंपिक्स का सपना हमारा पूरा होगा। अदरवाइज पेपर पे बात करने से कुछ नहीं होगा। सभी कोच पेपर पे बहुत सारी बातें हो चुकी। सभी पहले एक जो नॉर्म्स आपको बताए हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से बच्चे ढूंढें। आपको जितनी नॉलेज है उसको इंप्लीमेंट करें, उसके बाद बताएं कि मेरे को ये नॉलेज थी, मैंने सर इस लड़के के ऊपर ये इंप्लीमेंट करी और आज इस लड़के ने इतना इंप्रूवमेंट करा है, तो आपकी वो नॉलेज का पता लगेगा। बुक्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, किसी गेम की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितनी ट्रेनिंग है, क्या निकालना है, सारे फॉर्मूलाज है, साइकोलॉजी है, सब कुछ है। लेकिन ग्राउंड पे कब लाएंगे? पूरे इंडिया में अगर ऊपर से लेकर नीचे तक आते हैं तो J&K के अंदर क्लब है, J&K के अंदर वर्कआउट्स नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां के कंडीशंस कुछ ना कुछ रहती हैं। बिल्किस मीर जी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर वो रह जाती है। उसके बाद नीचे आते हैं, चंडीगढ़ के अंदर एक सीआरपीएफ की टीम है, नॉर्मली काम कर रही है। दिल्ली क्लब है, दिल्ली क्लब के अंदर वर्कआउट हो रहा है, नेशनल में अपना 2-3 एक मेडल लेके चले जाते हैं। उससे आगे पिछले 2-3 साल से वो भी नहीं आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली ने काफी इंटरनेशनल एथलीट दिए हैं। बीजी रुड़की, वहां पे वर्कआउट हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट अप टू द नेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के लिए उनको भी बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, बट दे आर क्लोज। उसके बाद भोपाल, भोपाल के अंदर नाम ले तो मयंक ठाकुर जी काम कर रहे हैं, काफी अच्छा, उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी दिए हैं। लेकिन वहां पे भी वही बात आती है, काफी काम करने की जरूरत है अभी। अभी पीछे नील और प्लास्टिक्स की काफी, जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर प्रशांत कुशवाहा जी प्रेजेंट, उन्होंने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट लाके दिया है वहां पे। मतलब एक सिस्टम को बना दिया ताकि गेम थोड़ा थोड़ा वहां पे ऊपर आ रहा है। लेकिन इस थोड़े थोड़े से बात नहीं बनेगी, आपको काम करना पड़ेगा। साई और फेडरेशन को लंबे कैंप्स देने पड़ेंगे। मैं जैसा कि पहले कह रहा हूं कि 40 दिन या 50 दिन या 60 दिन के कैंप से कैनोइंग कायाकिंग को आप नहीं कर सकते। आप, दिस इज नॉट एथलेटिक्स कि कहीं भी खेत में गांव में आदमी दौड़ लेता है कि ठीक है भाई मेरी तो प्रैक्टिस हो गई, बट कैनोइंग कायाकिंग में नहीं कर सकते। कैनोइंग कायाकिंग, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको स्पेशल एरिया गेम्स के अंडर डाला है, एसएजी, ताकि एक सिस्टम चाहिए, पर्टिकुलर जगह चाहिए, तो ही आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऊपर से सेफ्टी सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान करना पड़ेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एथलेटिक्स।
सो ज्यादा बात ना करते हुए मैं यही बताऊंगा कि आप लोग ट्रेनिंग पर ध्यान दें। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। साइंटिफिक नॉलेज जितनी आप लोगों ने मैंने पिछले दिन से इसमें बीच बीच में देखी है, हमें बहुत ज्यादा है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी की भी। जितने भी कोचेज हैं, चाहे यंग कोचेज हैं चाहे पुराने कोचेज हैं, सबको काफी नॉलेज है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको हम इंप्लीमेंट करें, ग्राउंड में लेकर आए, पानी के किनारे मोटर बोट पे पास जाए, पानी के किनारे सीटी लेके खड़े हों, देन इट विल कम अप। सो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये हो गया था, ये भी हो गया था। नेक्स्ट नीचे 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 आओ। नीचे एक नीचे, ये थोड़ा सा नीचे। यही मैं लास्ट। वैसे इससे इससे ऊपर वाला टाइम है हमारे पास। ये वाला। हाँ हाँ, ये विद आई टेक 2 मिनट्स ओनली। ओके ये जो चारों एथलीट्स की मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन चारों एथलीट्स के साथ मैंने इनके ओलंपिक के कोच नंदोर अलमाशी है जो हंगरी से हैं, मैंने 3 महीने 2010 में इन प्लेयर्स के साथ काम करा है। क्योंकि जो इनके कोच थे, मैं उनका भी ट्रेनी था एज ए असिस्टेंट कोच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को स्टडी करने के लिए भेजा था और 5 लाख रुपए की ग्रांट दी थी। आई एम थैंकफुल टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन्होंने मेरे को ग्रांट दी, और कुशवा जी ने भी काफी हेल्प करी थी उस वक्त मेरी। तो मैं ये स्टडी करके आया। तो ये चारों प्लेयर हैं, कमरा जोल्तान, डेविड टॉथ, कुलीफाई थॉमस, पौमन। पीछे प्रशांत जी से बात हुई थी, हम इनको इंडिया में बुलाने वाले थे लेकिन समहाउ नहीं आ पाए, लेकिन हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन चारों को बुलाऊंगा। इन चारों के 3 महीने साथ रहने से मेरे को ये पता लगा कि ये करते क्या है, किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। ये कोई खास हम बोलेंगे बहुत अच्छी बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं। ये सुबेरे आराम से अपना 10 बजे क्लब में आ जाते हैं, क्योंकि वहां ट्रेनिंग थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। 10 बजे अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, 12 बजे अपना लंच करते हैं। क्लब के अंदर भी नहाने धोने का सिस्टम है, रूम्स बने हुए हैं, बेड लगे हुए हैं, वो वहां सोते हैं। उसके बाद शाम को 3-4 बजे फिर ट्रेनिंग करते हैं। तो इन प्लेयर्स के साथ नजदीक रहने से मेरे को काफी कुछ पता लगा, किस तरह ये खाते हैं। खाने पीने का सिस्टम मैं बता दूं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। इंडियन कैंप्स के अंदर बहुत अच्छा खाना है। जैसा कि मैंने इनका 3 महीने इनके साथ रह के देखा है। कई बार दोपहर को ही अपना लंच, इसमें तीसरे नंबर पे एक जो कुलीफाई थॉमस है, कई बार मैं इनको अपने लंच के, यार मेरे लिए भी लेते आना, मार्केट से जा रहे हो तो ये खुद लेके आ जाते थे बेचारे, अपना लेने जाते थे। तो कमेरा जो है कई बार वर्ल्ड चैंपियन है और ओलंपिक चैंपियन है। इसके बाद डेविड टोथ, ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी। 2012 में जब इन्होंने, अगर आपको याद है तो 2012 में लंदन ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड था, इनका सिल्वर था। डैनियल पॉमन जो है, ये भी वर्ल्ड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सारा कुछ है। तो आपको यहाँ दिखाने का मतलब ये था कि इनके साथ एक्सपीरियंस रह के सीखा कि हम कहीं से ज्यादा पीछे नहीं है, बट अपनी चीजों को हमें ग्राउंड में करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल ये बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि किसी क्लब में 20 बोटें होंगी, 50 बोटें होंगी तो ही वो क्लब है। नॉर्वे में, स्लोवाकिया के अंदर कुछ ऐसे क्लब्स हैं जिनके अंदर बोट ही 3-4 है उनके पास। लेकिन जब भी ओलंपिक्स होता है, वो अपना एक प्लेयर K1 में या C1 में ओलंपिक्स के फाइनल में डाल देते हैं। वो उन कोचों की कैलिबर है। नॉर्वे के कोच से मैं पर्सनली मिला हूं, अभी चाइना गया था। उनको आप जितनी, हमारी जितनी पेपर नॉलेज नहीं है, बुकिश नॉलेज नहीं है। हमें बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा है, उनको नहीं है। लेकिन फिर भी वो ओलंपिक्स के फाइनल में, अगर कुछ आदमी ध्यान से देखते हैं गेम को, पिछले ओलंपिक्स की निकाल के देखना, स्लोवाकिया की K4 हर ओलंपिक्स में आती है, हर ओलंपिक्स के अंदर आ जाती है फाइनल में, क्योंकि वहां पे कोच है जो कुछ नहीं करते, 2 या 3 K4 को ही लेकर वर्कआउट कराते हैं। इसके अलावा भी टाइम अभी काफी हो गया है। नेक्स्ट चलिए। लेक्चर काफी लंबा रहा है, आई एम सॉरी इसके लिए। लेकिन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ हो,
तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है। इसके अलावा मैं सभी को ये बता दूं, फॉर ओनली कनोइंग एंड कायाकिंग, अगर आप मेरे से रोइंग के बारे में पूछोगे, आई डोंट नो द एबीसीडी टू जेड, किसी के दिमाग का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसके बारे में क्लियर करूंगा। किसी प्लेयर को सर संजय बेनीवाल सर, संजय बेनीवाल सर, हाँ जी, थैंक यू जी, आप चैट बॉक्स देखिए सर, उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। आप रिप्लाई कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स से मेरे को मैं करता हूँ, ठीक है। सर द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इम्प्रूव लोकल क्लब्स, ठीक है, हाउ ओके, टू इम्प्रूव सो थैंक यू। लोकल क्लब। हेलो, नेशंस को आगे आना इम्प्रूव नहीं कर सकता, कोच सिर्फ कोचिंग करा सकता है, मैं आपको बताऊं। हम कहते हैं कोच बोल को कहां से कोच करेगा। जो स्टेट के सेट से कम 4 बोर्ड कोच ने इतना मीटर है उसके पास, उस हिसाब से प्लेयर लाए और उनको ट्रेनिंग करवाए। सबसे पहले सिर्फ रिप्लाई, ओके। सर संजय बेनीवाल सर, हेलो, संजय बेनीवाल सर, am I audible to you? So I think Sanjay Beniwal sir is left, is not there because of internet connectivity problem. I would like to extend my sincere thanks to Sanjay Beniwal sir. He has taken a good lecture, but because of internet connectivity problem, he could not able to give answer of the question. In relation to the speaker, just I would like to invite Prashant Kushwaha sir. If sir can speak few words. Sir, Prashant Kushwaha sir, am I audible to you? Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Yes. Very good lecture given by Sanjay ji, and it was very eye-opening as well. जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं हर बार और हर लोगों से बोलता हूँ कि कोचेस बैकबोन है, कोचेस ही हैं जो अच्छे खिलाड़ी दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और वो संजय भाई ने भी कहीं एक प्रोसेस में कहा कि कोचेस ही हैं जो जिनको करना है और जो कर सकते हैं। 2-3 छोटी मोटी जो मेन टिप्स दी हैं उन्होंने कि सबसे पहले जो बुकिश नॉलेज है वो हमारे पास सबसे अच्छा है, प्लस सेकंड नंबर पे जो
मेन टिप समझ में आई है कि हम कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी के अंदर जाके मेहनत की ज़रूरत है। और तीसरा कि जो हाइट वाला फ्रेम है, ये हमें फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि हाइट ऐसा नहीं है कि जिनकी कम है उनको नहीं लेना है, उनको लेना है, लेकिन प्राथमिकता या फिर जो आप नए फीडर सेंटर हैं जो कि हमारे साई होते हैं, आर्मी होती है, जहाँ पे बच्चों को रहना, खाना, डाइट सब कुछ फ्री में दी जाती है साल भर, एटलीस्ट उन सेंटर्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ये जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें डिलिबरेटली। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये अगर फॉलो कर लेंगे तो 99% चीजें 2 साल के अंदर कवर हो जाएंगी। बाकी थैंक्स एवरीबॉडी एंड थैंक्स साई फॉर सपोर्टिंग अस। Thank you, sir. Thank you so much.